बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। बच्चों हमारे जो वीडियो 1, 2, 3 थे उसके अंदर मैंने आपको सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो विभिन्न प्रकार के उपक्रम आते हैं उनके बारे में बताया था, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया था। आज का जो वीडियो है वीडियो नंबर 4, उसके अंदर हम जानेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका किस प्रकार की है। तो बच्चों कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारा जो देश है भारत है वो एक ऐसा कंट्री है जो कि अभी भी डेवलपिंग फेज में है। मतलब एक ऐसा देश है जो कि अभी भी प्रगति कर रहा है। ठीक है, तो हमारे देश में जो सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर उपक्रमों की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि हमारे देश की आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया कि हमारे देश एक प्रगतिशील देश है और हमारे देश की जो आर्थिक दर को बढ़ाने के लिए हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट देखिए, निजी क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा क्या होने लगा, हमारे जो समाज है उनके विभिन्न वर्गों के अंदर जो आय है या संपत्ति है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगी। समान वितरण करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना करनी पड़ी। तो हमारे देश की जो सरकार है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्थापना करने के लिए जो उनका बेसिक मोटिव था वो ये था कि देश की आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी और दूसरा है हमारे जो विभिन्न वर्ग हैं, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, ठीक है, सोसाइटी के जो अलग अलग लोग हैं उनके बीच में जो आय है, जो इनकम है, जो एसेट्स है, संपत्ति है, उनका समान वितरण हो पाएगा। देखो निजी क्षेत्र के उपक्रम है तो याद करिए कि मैंने आपको बताया था निजी क्षेत्र के उपक्रमों का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है। और हमें पता है निजी क्षेत्र के अंदर कुछ ही औद्योगिक घराने हैं जो कि कार्य करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ था, जो आय थी, जो संपत्ति है, उसका वितरण समान नहीं हो पाया था, ये कुछ लोगों के हाथों में ही रह गई थी। ठीक है, जो पूरे देश की जो संपत्ति है, जो पूरे देश की जो असेट है वो कुछ लोगों के हाथ में रह गई थी और इस तरीके से समान वितरण नहीं हो पाया था। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे देश की जो सरकार है उसने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना करनी चाहिए। तो ये तो थे मेन पॉइंट, पर फिर भी हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्यों लग रहे हैं, क्यों इनका मेन मोटिव है, क्या इनका मेन मकसद है, वो हम आपको एक एक चीज से समझाएंगे, एक एक पॉइंट से समझाएंगे। पहला पॉइंट देखिए, मूलभूत ढांचे का विषय। देखो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो देश जब हमारा आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो मूलभूत उद्योग जिसे हम बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री, जो कि एक देश को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, जैसे कि परिवहन, जैसे कि तेल, रिफाइनरी, इनकी बहुत ज़्यादा कमी थी। और ये जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये देखो बच्चों, ये कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, बेसिक उद्योग हैं, मूलभूत उद्योग है जो कि किसी देश की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कामगार होते हैं। ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, परंतु ये इन इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें भारी पूंजी की आवश्यकता होती है और फल प्राप्ति की लंबी अवधि होती है। इस कारण कोई भी निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो इसमें आना नहीं चाहते थे। ऐसे में सरकार ने हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जो मूलभूत उद्योग हैं उनकी जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र को सौंप दी। तो फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट समझिए, क्षेत्रीय संतुलन। क्षेत्रीय संतुलन मतलब क्या होता है, पूरा जो देश है उसके कुछ पार्ट हैं जो कि लेस डेवलप्ड हैं, कुछ पार्ट हैं जो कि मोर डेवलप्ड हैं। आपने देखा होगा जैसे कि चेन्नई है, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि मुंबई हैं, ये डेवलप्ड एरियाज़ हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ और जो स्टेट्स हैं वो लेस डेवलप्ड हैं। तो सारे जो स्टेट्स हैं इंडिया के उनको कम्प्लीटली बैलेंस करने के लिए, उन सभी का डेवलपमेंट करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों ने क्या की, अपने उद्योगों की स्थापना ऐसी जगह स्टार्ट की
जो कि लेस डेवलप्ड एरियाज थे। और अगर हम लेस डेवलप एरियाज में हम अगर उद्योगों की स्थापना करते हैं, ऐसे में क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और वहाँ का क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। तो सेकंड पॉइंट भी हमें समझ में आया। क्षेत्रीय संतुलन के लिए भी क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की गई, क्योंकि इससे क्या होगा, जो लेस डेवलप्ड एरियाज हैं, ऐसे एरिया जो कि अभी भी पिछड़े हुए हैं, ऐसे एरिया जहाँ पर अभी भी आधारभूत सेवाओं की कमी है, वहां पर कोई निजी क्षेत्र अपने उद्योग या अपने उपक्रम लगाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पर आधारभूत सेवाएं नहीं है। ऐसी स्थिति में जो सरकार ने सोचा कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना यहाँ पर करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो उस जगह का आर्थिक विकास होगा। तो दूसरा पॉइंट हमें समझ में आया ना बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की ओर, पैमाने की बचत। देखिए, कुछ क्षेत्र जैसे कि विद्युत शक्ति, जैसे कि संयंत्र, जैसे कि प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अगर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाए तो हम क्या उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। पर इसके लिए हमें विशाल पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी, इसलिए इन उपक्रमों की जो जिम्मेदारी है वो सार्वजनिक क्षेत्रों ने अपनाई। ठीक है, तो आप देखेंगे जितनी भी बिजली इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, भारी निवेश की आवश्यकता होती है। और भारी निवेश के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बचत कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगी। और जब आपकी कॉस्ट प्राइस रिड्यूस होती है, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ता है, लाभ बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से थर्ड पॉइंट भी हमें समझ में आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 4 की ओर। देखिए, आर्थिक शक्ति के सकेंद्रण पर रोक। सकेंद्रण क्या होता है, देखिए सकेंद्रण मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो आर्थिक शक्ति है उसके सकेंद्रण पर रोक लगाती है। अगर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होंगे तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मान के चलो हमारे देश के सभी उद्योग निजी क्षेत्र के अंतर्गत आए तो क्या होगा, सिर्फ निजी क्षेत्र के कुछ ही औद्योगिक घराने होंगे जिनके पास मोनोपोली हो जाएगी, उनके हाथ में पूंजी केंद्रित हो जाएगी। इसको नकारने के लिए सरकार ने कुछ क्षेत्रों को सिर्फ और सिर्फ कहाँ रख दिया, सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर रख दिया। कुछ उपक्रमों को सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने रख दिया है। तो देखिए, निजी क्षेत्र में केवल कुछ ही ऐसे औद्योगिक घराने हैं जैसे कि बिरला, जैसे कि टाटा, जो कि क्या कर सकते हैं, बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर किसी उद्योग में निवेश कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो पूंजी है वो कुछ लोगों के हाथ में ही रह जाएगी, कुछ हाथों में ही केंद्रित हो जाएगी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल हो जाएगा, जिससे एकाधिकार बढ़ेगा। एकाधिकार मतलब होता है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक व्यक्ति को ही सारे अधिकार होंगे, क्योंकि वो ही प्रोडक्ट मार्केट में है, हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगी, एकाधिकार हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी। और इससे क्या होगा, आय में असमानताएं बढ़ेंगी, अनइक्वालिटीज बढ़ेंगी। सिर्फ कुछ ही लोगों के पास अच्छी इनकम होगी और लोग बागों के पास असमानताएं होंगी, आय में असमानताएं होंगी, संपत्ति में असमानताएं होंगी। इस चीज को रोक लगाने के लिए हमारी सरकार ने क्या कहा, कुछ क्षेत्रों के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसके अंदर कुछ ऐसे उद्योग लगाए जिससे बड़ी संख्या में जो इक्वलिटी आएगी, बड़ी संख्या में क्या होगा, जो इनकम है और जो धन है उसका विभाजन किन लोगों के बीच में होगा, कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच में होगा। तो इस तरीके से हमें थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट भी समझ में आया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनकी स्थापना इसलिए भी की गई सो दैट क्या हो कि जो आय है, जो धन है, देश की जो आय है, जो इनकम है, जो धन है, जो संपत्ति है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, उसका क्या हो, समान विभाजन हो पाए। और ये समान विभाजन किनके बीच में होगा, या तो कर्मचारियों के बीच में या श्रमिकों के बीच में। ठीक है, इससे क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, जो कैपिटल है उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, उसका सकेंद्रण नहीं होगा और एकाधिकार को बढ़ावा नहीं मिलेगा, जो कि हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयात प्रतिस्थापना। भारत सरकार ने अपने आयात की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए अब कई सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए हैं।
तथा निर्यात, निर्यात पता है आपको, एक्सपोर्ट करते हैं, तो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी कई उपक्रमों की स्थापना की है। जो वो लोग इंपोर्ट कर रहे थे या एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन चीज़ों के उत्पादन के लिए भी उन्होंने क्या कर ली है, उपक्रमों की स्थापना कर ली है। उपक्रम यहाँ पर इंडस्ट्री या उद्योग को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा, देश के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा के भंडार पर भी फर्क पड़ा, और इससे क्या होगा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसके भंडार पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, हमारे देश का आर्थिक विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार। अब ये जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, इसमें कौन कौन से सुधार किए गए, तो 4 सुधार किए गए। पहला सुधार देखिए, पहले जो सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए जो आरक्षित उद्योग थे, पहले कितने थे, 17 थे, फिर ये 8 हो गए, और अब कितने हो गए, मात्र 3। ठीक है, 2001 सन के अंदर जो सार्वजनिक क्षेत्रों के जो आरक्षित उद्योग थे, उनकी संख्या सिर्फ 3 हो गई है, जो कि अणुशक्ति, हथियार और रेलवे परिवहन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, समझौता विवरणिका। इसके अंदर क्या बताया गया है, जो इस एमओयू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग के अंतर्गत कहा गया है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनको ज़्यादा स्वायत्तता दे दी गई है। ठीक है, स्वायत्तता मतलब होता है फ्रीडम दे दी गई है। प्रबंध के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं, उनके जो लक्ष्य है वो पहले ही निश्चित कर दिए गए हैं, और जो इनकी अलग अलग इकाइयां हैं उनको क्या दे दी गई है, फंक्शनल इंडिपेंडेंसी दे दी गई है, कार्यात्मक स्वतंत्रता सौंपी गई है। देखो, एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अलग अलग उद्योग हैं, ये इकाइयां हैं, इन इकाइयों को क्या दे दिया गया है, कार्यात्मक स्वतंत्रता सौंप दी गई है। और बेसिकली अगर हम देखें, इनका जो काम है, इनके पास फ्रीडम तो है बट ये जवाबदेह हैं। ठीक है, इनके पास फ्रीडम तो है, कार्य करने की फ्रीडम तो है, क्योंकि इनके जो लक्ष्य हैं पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं, परंतु उन परिणामों को समय पर प्राप्त करने के लिए हरदम जवाबदेह होती हैं, अकाउंटेबल होंगी। ऐसा नहीं है ये इंडिपेंडेंट हो गई हैं, इंडिपेंडेंसी नहीं है, इनको इंडिपेंडेंसी दे दी गई है सिर्फ कार्य करने के लिए, और इनको ये भी कहा गया है कि आपको समय पर जो आपको लक्ष्य दिए गए हैं उनको आपको फिनिश करना है, कंप्लीट करना है, अकम्प्लिश करना है, और इसके लिए ये जवाबदेह होंगे। ठीक है, सरकार को ये जवाबदेह होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा इकाइयों के अंशों का विनिवेश। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ ऐसी इकाइयां हैं, कुछ ऐसे उद्योग हैं जिसके अंदर निजी क्षेत्र के जो एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन हैं या जनता है, उनको वो अपने समता अंशों को बेचा गया है। तो यहाँ पर देखो इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाइयों के जो समता अंश हैं उनको निजी क्षेत्र के इकाइयों तथा जनता को बेचा गया, जिससे क्या हुआ, जो सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर कार्य कुशलता में वृद्धि हुई, प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि हुई, तथा दूसरा पॉइंट समझिए, वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा। अब फाइनेंशियल इनको डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा, क्योंकि इनके कुछ शेयर्स हैं वो किनको बेच दिए गए हैं, जनता को बेच दिए गए हैं, नहीं तो निजी क्षेत्र की कुछ इकाइयों को बेच दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ ऐसी यूनिट्स जिनके जो समता अंश हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो किसको बेच दिए गए हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए गए, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को बेच दिए, या पब्लिक को बेच दिए गए हैं, जिससे क्या होगा, कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा, वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बीमार इकाइयां, ऐसी इकाइयां जो कि सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, ऐसी इंडस्ट्री जो कि सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है या वो बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है, उनसे संबंधित जो पॉलिसीज हैं वो निजी क्षेत्र की नीति के समान बनाई गई हैं। जैसी पॉलिसी निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है वैसी ही पॉलिसी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, और ऐसी इंडस्ट्री जो कि बीमार हैं और हानि पर चल रही हैं, उनको पुनः वापस से औद्योगिक वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड को सौंपा गया। ठीक है, BIFR ने क्या किया, BIFR एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया कि कुछ बीमार इकाइयों को तो क्या किया, बंद करने का निश्चय लिया, और दूसरी कुछ बीमार इकाइयों को, जिन्हें स्वस्थ इकाइयों में क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, या ऐसी इंडस्ट्री जिनको
समझा जा रहा है कि इनमें परिवर्तन किया जाए तो ये वापस सही हो सकती हैं, उनका पुनः उद्धार एवं पुनः प्रतिष्ठापन करने का फैसला लिया गया। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने जाना सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या है और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।